नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, बांग्लादेश अपना इतिहास मिटा रहा है, उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में सत्ता क्या परिवर्तित हुई? बांग्लादेश अपना जितना भी पुराना इतिहास है उसमें खास करके शेख मुजीबुर रहमान जी का जो योगदान रहा है, सबको मिटा रहा है। अब उनसे जुड़ा भारत था तो भारत के भी योगदान को ये मिटाने की कोशिश कर रहा है। कैसे मिटा रहा है? तो देखिए, कोई भी इतिहास मिटाना हो तो जैसे भारत में हुआ था, ऐसे ही यहाँ भी प्रयोग शुरू हो गया है। शुरुआत ये लोग किए हैं किताबों से। तो जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं किताबें, उनमें सिलेबस चेंज कर दिया गया है। उनमें सिलेबस कुछ इस प्रकार से रखा गया है जो एंटी इंडिया है या एंटी शेख मुजीबुर रहमान है, या कहें कि जो अवामी लीग पार्टी है उसके खिलाफ है। अब दूसरी बात, उनका जो योगदान रहा था बांग्लादेश की आज़ादी में, उन सबको भी इरेज किया गया है। तो पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ में बांग्लादेश का इतिहास हम लोग अच्छे से एक्चुअल जानेंगे, जिससे ये वीडियो पड़ी रहे तो किसी बांग्लादेशी के पास पहुंच जाए तो वो लोग जाने कि हुआ क्या था एक्चुअल में, और अब आगे आने वाले इस पीढ़ियों को पढ़ाया क्या जाने वाला है। तो खैर, 40 करोड़ नई किताबें छपवाई गई हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, और अब इन 40 करोड़ किताबों में कुछ नए प्रकार से वहाँ पर इतिहास बनाने की कोशिश की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के टाइम पर देखोगे हर जगह पर न्यूज आर्टिकल में यही पब्लिश हो रहा है कि यहाँ पर इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस वहां पर अंतरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं बांग्लादेश में। इनकी नफरत है शेख हसीना से। आपने देखा पिछले दिनों में ये सत्ता काबिज किए, मतलब शेख हसीना को वहां पर विद्रोह करा करके एक प्रकार से इस्तीफा दिलवाने की कोशिश किए। शेख हसीना भाग करके भारत में आई हुई है, भारत में अभी अभी भी वर्तमान में भारत में ही है, शरण लेकर के रही है। ठीक है, तो ये अब मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, अब एक स्टेप और आगे बढ़ करके, जब से शेख हसीना दोबारा जिससे आ ही ना पाए, ये ऐसे स्टेप उठाना शुरू कर दिए हैं। आपने देखा कि विद्रोहियों ने क्या किया था, शेख मुजीबुर रहमान से रिलेटेड जितना भी वहां मूर्तियां थी, जितना भी चीजें थी, उनके फोटो वगैरह थी, सब जगह तहस नहस कर दिए थे। उनके आवास तक भी अटैक हुआ था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग होंगे उनको पता नहीं होगा ये शेख मुजीबुर रहमान कौन है, मोहम्मद यूनुस कौन है, शेख हसीना कौन है। इनके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान ये बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं। बांग्लादेश देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा था, पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। इसीलिए वहां के लोग अभी तक, या कहें अब से पहले तक, उनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता का दर्जा देते थे। जैसे भारत में हम लोग महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ऐसे वहां पर राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है बंगबंधु को, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान ने ही, उन्हीं के नेतृत्व में ही जो मुक्ति वाहिनी सेना थी, वो भारत की मदद से पाकिस्तान से 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया था। अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे इसको। तो उस टाइम जब आजाद करवाया तो उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने और अगले 5 साल तक राष्ट्रपति रहे। हालांकि 1975 में उनको असैसिनेट कर दिया गया उन्हीं के विरोधियों के द्वारा। अब शेख मुजीबुर रहमान जो है, उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना। शेख हसीना जब उस टाइम पर अटैक हुआ था तो उनके परिवार वालों को पूरा खत्म कर दिया गया था। शेख हसीना और इनकी एक बहन है, ये लंदन में उस टाइम पर थी, शायद पढ़ाई करने गई थी, तो इस वजह से वो बच गई। बाकी सब पूरी फैमिली खत्म कर दी गई थी विद्रोहियों के द्वारा। खैर, शेख हसीना वहां से वापस आई, दोबारा से धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड की और प्रधानमंत्री बन गई, 5 बार प्रधानमंत्री बनी। लेकिन अभी पिछले साल, अभी अगस्त में, 5 अगस्त को क्या हुआ कि वहां की उग्र जनता ने, उग्र जनता कहो या कहें कि एक प्रकार से फंडेड पब्लिक थी, वो धीरे धीरे आकर के कब्जा करना शुरू करी, विद्रोह शुरू की, जगह जगह दंगे किए, और शेख हसीना से इस्तीफा मांगा गया, जबरदस्ती इनको भगाया गया। ये वहां देश छोड़ करके भागी। तब से ये भारत की शरण में है। अब उसके बाद फिर मोहम्मद यूनुस, जो कि अपोजिशन के टाइप के थे और अमेरिका के पूरे पूरे सपोर्ट से यहाँ पर ऐसा कुछ करवा रहे थे, तो इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी। एक्चुअली में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि अमेरिका एक द्वीप चाहता है, एक आइलैंड चाहता था बांग्लादेश के पास, जहां पर वो अपना एयरबेस बनाना चाहता था। शेख हसीना ने मना कर दिया, इस वजह से शेख हसीना की सरकार पलट दी गई। अमेरिका ऐसा अक्सर करता आया है, ठीक है ना। तो ये इन्वॉल्वमेंट था। तो मोहम्मद यूनुस की साठगांठ से जो बाइडेन ने गिरवा दिया था। अब मोहम्मद यूनुस यहाँ पर सर्वे सर्वा बनकर के आए हुए हैं, अभी अंतरिम गवर्नमेंट यहाँ पर चला रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम आने वाले कुछ महीनों में बाकायदे इलेक्शन कराकर लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे नया सा। चलिए जी, लेकिन उससे पहले ये क्या करवा रहे हैं, उससे पहले इनके विद्रोही दल शांत नहीं हुए। इनके जो विद्रोही हैं, इनके जो मतलब समर्थक हैं, कह सकते हैं शेख हसीना के जो खिलाफ हैं, वो लोग शेख हसीना और मुजीबुर रहमान, उनके पिताजी से संबंधित जितने भी वहां पर जो कोई भी निशानियां हैं, सब मिटाने पर लग गए हैं। चाहे जगह जगह जो मूर्तियां हो उसको गिराना हो, चाहे उनके आवास पर अटैक करना हो, जहां जहां तस्वीरें हैं, दीवालों पर जो पोस्टर हैं उस पर कालिक पोतना हो, हर जगह मिटा रहे हैं। अब बचा था किताबें। इन किताबों पर अब हमला कर दिया इन्होंने।
तो किताबों में क्या-क्या चीज़ मिटाओगे भई? एक्चुअली में भारत के ही सपोर्ट से, भारत की ही मदद से वहाँ पर पाकिस्तानियों से आज़ाद कराया गया था बांग्लादेशियों को, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ज़ुल्म कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है ना? तो भारत का योगदान था इस वजह से, और शेख हसीना को भारत का सपोर्ट माना जाता है अभी भी। शेख हसीना भारत की ही शरण में है, तो इसलिए खफा होकर के भारत से, मतलब मोहम्मद यूनुस जो है ना, ये एंटी इंडिया भी हैं, ये भी आप ध्यान रखो। तो ये जो है भारत का भी योगदान धीरे धीरे वहां पर कम करने लग रहे हैं कि नहीं, 1971 की आजादी में इन लोग का बहुत खास योगदान नहीं था। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको एक एक चीज कि क्या क्या कम किया गया, क्या क्या बढ़ाया गया। खैर, वहां की स्कूलों में 40 करोड़ अभी किताबें छपी है। अच्छा, आगे बढ़ूं इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों। वादे के मुताबिक मैंने आपको कहा था कि जब से अब से जब भी कोई ई बुक लॉन्च होगी हमारी, ठीक है ना, मंथली वाली, तो जब मंथ में 1 तारीख को लॉन्च हो जाती है या अमूमन 2 तारीख को लॉन्च होती है, तो 1 और 2 और 3, 2 या 3 दिनों का आपको मौका शुरुआत में दिया जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर बने हुए हैं, क्लास में हमारे बने रहते हैं, उनको मात्र 10 रुपए में दी जाएगी। ठीक है, ये ई बुक मंथली ई बुक होती है, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोटो कॉपी करा करके पढ़ना रहता है जो रेगुलर स्टूडेंट है, तो इसके लिए शुरुआत में 10 रुपए में दी जाएगी। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ करके 20 हो जाएगा अपने एक्चुअल प्राइस पर। ठीक है ना, तो 20, वैसे भी 20 भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन खैर 10 में जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए है। तो ये लॉन्च हो चुकी है कुल मिलाकर के, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है अपनी। आप एमजेटी ऐप से जाकर के इसको परचेज कर सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। हर एक महीने की पिछले 5 सालों से सब आपको वहां पर ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद 6 महीने, 3 महीने, ये सब भी ई बुक मिलेगी, आप जाकर के ले सकते हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। बांग्लादेश ने क्या किया है कि अपनी हिस्ट्री बुक्स में कुछ चेंजेस करे हैं। जैसे अपने यहाँ एनसीईआरटी होता है ना, तो आप देख रहे हो ना कि अपने भारत में भी क्या किया गया, खूब मुगलों को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया, अरे अकबर महान है, औरंगजेब ये हैं, ठीक है ना, खूब बताया गया। कभी मराठा के बारे में उतना पढ़ा आपने? अभी आपने देखा छावा मूवी आई थी, तो उसमें छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कितना अच्छे से बताया गया कि किस प्रकार से वो संघर्ष कर रहे थे, ठीक है ना, और अंत तक लड़े, कभी भी घुटने नहीं टेके। लेकिन ये सब हम लोग को पता ही नहीं है, खास करके उत्तर भारत में तो पता ही नहीं है। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में तभी भी कुछ किताबों में है, उनके बारे में जिक्र है, लेकिन आप उत्तर भारत में देखोगे, तो दिल्ली में चले जाओगे तो पता लगेगा कहीं औरंगजेब रोड है, तो कहीं शाहजहां रोड है, तो कहीं अकबर रोड है। मतलब रोड से लेकर हर एक चीज जो है, इलाका जहांगीरपुरी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी हैं। तो मुगलों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। तो वो कैसे दिखाया गया? तो साफ तौर पर बात है कि इस पे राजनीतिकरण हुआ था, ठीक है ना, चाहे पहले शिक्षा मंत्री को बनाना हो या फिर किताबों में बड़े बड़े चेंजेस करवाने हो 1970 के दशक में भी, तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए और इसका राजनीतिकरण भी किया गया। और खैर, जो भी है, अब ऐसे ही कुछ ये कर रहे हैं बांग्लादेश वाले। बांग्लादेश में जैसे अपने यहाँ एनसीईआरटी है, ऐसे वहां पर एनसीटीबी है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक बोर्ड। तो इसने अभी 441 नई पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किए हैं, जिसमें 44 करोड़ से ज्यादा नई किताबें छापी गई हैं, और 2012 का पाठ्यक्रम वापस लाया गया है। 2022-23 के पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। एक्चुअली में यहाँ पर भी ना क्या होता है कि खालिदा जिया आ जाएंगी तो हर एक चीज, सब कुछ अपोजिट हो जाएगा शेख हसीना के। शेख हसीना आएंगी तो हर एक चीज अपोजिट हो जाएगा खालिदा जिया के, जैसे ट्रंप और बाइडन इस समय कर रहे हैं, है ना। बाइडन अगर आएंगे तो वो पूरा पूरा ट्रंप की नीतियों को पलट देंगे, और ट्रंप आते हैं यानी रिपब्लिकन का कोई आता है तो पूरा पूरा बाइडन का, यानी कि डेमोक्रेट का सारा नीतियां, सारी पॉलिसीज बदल देता है। इवन अब की बार तो हद ही हो गई, है ना, रसिया का सपोर्ट कर दिया अमेरिका ने, जो कि कभी अब तक नहीं देखा गया था। खैर, सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि भारत की भूमिका को यहाँ कम करके दिखाया गया है इन पुस्तकों में। अब देखो, अब पूरी पहले कहानी सुन लो कि हुआ क्या था एक्चुअल में। आपको इतिहास पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, किस वजह से हम लोग मतलब अभी भी गर्व से कहते हैं कि 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने के बल बैठाया गया था, उनकी बेल्ट तक उतरवाई गई थी। ये लोग 16 दिसंबर 1971 का दिन भूल ही नहीं सकते, 1971 का, जब इनसे पाकिस्तानियों से सरेंडर कराया गया था। ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है। इसका स्टैचू भी बनाया गया था बांग्लादेश में। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब शेख हसीना पर मतलब भीड़ उग्र हुई थी, हिंसा चल रही थी बांग्लादेश में, उस टाइम पर इस ऐतिहासिक जो स्टैचू वहां पर है उसको भी तोड़ दिया गया, उसी टाइम पर तोड़ दिया गया। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आप देखोगे ना कि देखो, जब भारत आजाद हुआ, या शुरुआत में 1947 के पहले अगर बात करें, तो भारत कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, 1947 के जस्ट पहले। उससे भी पहले तो हम लोग और बड़े थे। उसके बाद 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तो क्या हुआ कि इधर वाला जो पार्ट है ये पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। और इधर वाले में ये भी, यहाँ पर भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और यहाँ पर भी दे दिया गया, ठीक है ना। हालांकि ये लोग बंगाली भाषा वाले थे,
थे मुस्लिम लेकिन बंगाली भाषा वाले थे। और ये जो थे ये सिंध प्रांत के, पंजाब प्रांत के थे। मुस्लिम ये भी थे, मुस्लिम बाहुल्य यहाँ भी था, लेकिन ये लोग, इन लोग का कद काठी, बोलचाल, तरीका, रहन सहन, खान पान ये अलग था। तो अब ये दो पार्ट में, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ, ये हुआ पश्चिमी पाकिस्तान, तो ये दो पार्ट में बंटा। एक्चुअली में पश्चिमी पाकिस्तान जो है ये चाहता ही नहीं था कभी कि सत्ता इनके हाथ में जाए। इनको बहुत हे दृष्टि से देखा करते थे ये लोग। ये लोग जो हैं यहाँ के मुस्लिम, इनको बहुत ही कुदृष्टि से देखा करते थे और इनको उस हिसाब से इज्जत नहीं देते थे। तो फिर क्या हुआ ना कि ये लोग नहीं चाहते थे नेतृत्व यहाँ पर जाए। यहाँ की पार्लियामेंट वगैरह में जब मीटिंग्स वगैरह हुई तो फिर ये डिसाइड किया गया कि चलो ऐसा करते हैं कि चुनाव के बल पर ही देखते हैं, चुनाव एक बार बढ़िया से करा लिया जाए फिर इस तरीके से, और उसके बाद देखा जाएगा कि कौन क्या, जहां पर जो पार्टीशन होगा, जहां पर जो जीतता है ज्यादा ज्यादा, वही यहाँ पर आएगा। तो यहाँ शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है ये जबरदस्त तरीके से परफॉर्म की, और इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि इनको इनसे ज्यादा सीटें लाई जो यहाँ के सांसद थे, या यहाँ के जो अब वहाँ के पार्लियामेंट में, वहाँ के पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है, जैसे अपना पार्लियामेंट है, तो उनसे ज्यादा सीटें ला दी कुल मिलाकर के, मोटा मोटा आप ये समझो। इसके बाद तो प्रधानमंत्री बनना था यहाँ के लोगों को, ठीक है, कायदे से नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा, इन्होंने चुनाव को ही रद्द कर दिया। अब इस बात पर यहाँ की जनता जो है विद्रोह पर उतर आई शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। जब विद्रोह पर उतर आई तो फिर क्या हुआ कि ये लोग बगावत पर करने लगे यहाँ की सेना वगैरह से, और साथ ही साथ यहाँ सेनाएं बहुत जुल्म भी करती थी, तो सेनाएं यहाँ पर और ज्यादा जुल्म अपना करना बढ़ा दी। यहाँ पर बताया जाता है कि लाखों हिंदुओं की हत्या की गई थी उस टाइम पर, ठीक है। और जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे या पाकिस्तानी जो बाहर से आते थे, वो लोग जबरदस्ती जानबूझ करके अटैक करते थे, पूरी पूरी तरीके से इसे ये मुस्लिम कम्युनिटी में बदलना चाहते थे, कन्वर्जन भी मास स्केल पर हुआ था। तो ये सब हुआ, तो शेख मुजीबुर रहमान ने, इन्होंने भारत से मदद मांगी। अब भारत से, क्योंकि भारत का भी मदद करना जायज था, बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन होने लगा था, लोग भाग भाग करके इधर असम में, पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर राज्यों में आ रहे थे, वहां से अपनी जान बचा बचा करके। तो भारत के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था भाई, किसी पड़ोस में इलीगल तरीके से लोग आ रहे हैं और रिक्वेस्ट करके आ रहे हैं, मतलब मजबूरी में आ रहे हैं, तो एक तो उन पर दया आ रही है, उनको इससे तो रोक भी नहीं सकते हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो यहाँ करना ही पड़ता है, इनका जुगाड़, इनकी तबीयत सही करनी पड़ती। इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी, और इन लोग से सबसे बड़ी गलती वही हो गई, ये खराब टाइम पर कर दिए ये सब चीज। इंदिरा गांधी जी बहुत सख्त प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, जैसे वर्तमान में मोदी जी हैं। तो उस टाइम पर ये भी थी, ये राइट विंग के थी, मतलब राइट विंग, मैंने आपको लेफ्ट विंग राइट विंग समझाया है, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम हो, ठीक है। तो यहाँ पर उस टाइम पर उन्होंने सैम मानिक शाह जी से सहारा लिया और पूछा उनसे कि क्या किया जाए, तो सैम मानिक शाह भी उसी लेवल के, तो उन्होंने कहा चलो गिरा देते हैं। और इस हिसाब से पूरी पूरी तरीके से शेख मुजीब, मुक्ति वाहिनी, मतलब लंबी स्टोरी है, मुक्ति वाहिनी को ये लोग ट्रेन किए, उसके बाद ट्रेन करने के बाद फिर टूट पड़े, और पाकिस्तान में कुछ दिनों तक ये युद्ध चला। और खैर पूरा अगर देखा जाए तो मार्च से लेकर के दिसंबर तक चला था, लेकिन जब से भारतीय सेना इन्वॉल्व हुई तो बस कुछ ही दिन में ये युद्ध समाप्त हो गया, और 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं ये सरेंडर कर दिए, इनकी बेल्ट तक उतरवाई गई। खैर इंदिरा गांधी जी भी एक बार यहाँ पर पहुंची थी, 1972 में मार्च में पहुंची, और शेख मुजीबुर रहमान से इन्होंने मुलाकात भी की, 25 साल के दोस्ती के समझौते पर दस्तखत के बाद किया, हाथ मिलाते हुए ये फोटो है। ढाका गई थी, पहली और अंतिम बार गई थी, क्योंकि इसके बाद फिर मौका मिला नहीं। तब से पाकिस्तान के अंदर तो टीस तो बनी ही थी कि भाई कुछ कर नहीं पाए वहां पर, ठीक है ना, अपना एक एक टुकड़ा खो ही दिए वहां पर, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। और अब वो एक नया देश बन गया था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को आजाद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान था, भारत की मदद से ही ये कर पाए थे ऐसा, तो इसलिए इनको बंग बंधु और राष्ट्रपिता की उपाधि से वहां पर जाना जाता था। लेकिन जब वहां पर अभी मोहम्मद यूनुस की पावर वाली जब गवर्नमेंट आई, अभी तो पूरी गवर्नमेंट नहीं है, तब इनका पूरा नामो निशान मिटाने पर वो लोग लग गए हैं। साथ ही साथ में भारत का भी जो योगदान था उसको भी भुलाने पर लग गए हैं। ये लोग क्या क्या परिवर्तन कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपिता के रूप में दिखाने वाला कई पार्ट हटा दिया गया है, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता दिखाया गया है। अबुल कासिम फजुल हक, मौलाना भसानी और हुसैन सुहरावर्दी को अधिक महत्व दिया गया है, जो मतलब कि इनके अपोजिशन में थे, जो आवामी लीग जो पार्टी है शेख हसीना की, उसके अपोजिशन में जो है, उनके तरफ जो रहे थे, जो खास करके विद्रोही रहे थे, इनको जिनका हाथ माना जाता है कि शेख मुजीबुर रहमान को मरवाने में, उन सबको ज्यादा महत्व दे दिया गया। मुजीब पर लिखी कई कविताएं और गद्य हटा दिए गए। मुजीब मानो मुक्ति, बांग्लार खोका जैसी कविताएं जो थी, जो इन पर लिखी गई थी शेख मुजीबुर रहमान पर, वो हटा दी गई। मुजीब इन स्कूल डेज जैसे पाठ भी हटा दिए गए। तो ऐसे किताबें से जुड़े इनके
निशान मिटाए जाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश टेक्स्ट बुक रीराइट कराया जा रहा है। अब हसीना की तस्वीरें और उनसे जुड़ी कहानियां भी हटा दी गई। शेख हसीना की जो जो तस्वीरें थी वो भी हटा दी गई। ठीक है ना। आप ये देखोगे, ये सब जो स्टैचू हैं, ये सब जो हैं, ये तोड़े जा रहे हैं उनके। 2024 में अभी जब जो छात्र, इनका ये कहना है कि कुछ छात्र जो हैं ये विद्रोह पर उतर आए थे और इन्होंने शेख हसीना को भगाया है। मतलब ये उन्हें फंडेड विद्रोही नहीं कहते हैं, ये कहते हैं छात्रों के द्वारा ये किया गया था। तो खैर 2024 में वो जो प्रदर्शन में मारे गए कुछ छात्र हैं, उनकी तस्वीरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। मतलब जो 2024 का जो घटना हुआ उसको ये बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं कि इतिहास में ये जाना जाए। ठीक है। और बंग माता हमारी प्रेरणा पाठ को भी हटा दिया गया। महिलाओं के विद्रोह पर नया पाठ किया गया कक्षा 8 की किताब में। कक्षा 5 की किताब में 2024 का प्रदर्शन वाला था। तो ये सभी परिवर्तन किए गए हैं, ये सभी चेंजेस किए गए हैं। यानी जो किताबें पहले हसीना को छवि को मजबूत कर रही थी, अब वही उनके खिलाफ बदलाव दिखा रही हैं। जस्ट इतिहास को वहां पर बदल दिया गया। अब आप कहोगे कि यार जो लोग होंगे अभी उनको तो पता ही होगा कि क्या कुछ हुआ है। नहीं, इसके पीछे एक लंबी साजिश होती है, एक लंबा वो होता है। ठीक है। कि देखो, अभी के जो लोग हैं वो लोग तो पता है, ठीक है, लेकिन किसको क्या टाइम है भाई अपने बच्चों को बैठ बैठ के रोज कहानियां बताना। बच्चे कैसे पढ़ते हैं, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो कैसे पढ़ेंगी, किताबों में जो लिखा है वही पढ़ेंगी, आगे जो रेफरेंस होगा वही पढ़ेंगी। तो अभी के लिए नहीं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, उनकी सोच में परिवर्तन किया जाएगा। उनको जो चीजें पता रहेंगी वो ये बातें रहेंगी। अभी अभी आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कई जगहों पर ये पता है कि 1966 का युद्ध पाकिस्तान ने जीता था, 1999 वाला युद्ध, कारगिल युद्ध पाकिस्तान ने जीता हुआ है, पाकिस्तान भारत से हारा ही नहीं है। वहां के बच्चों से पूछोगे उनको यही पढ़ाया गया है। उनको असली एक्चुअल में पता ही नहीं है कि कब कब वार हुआ था, क्या क्या वार हुआ था, और कहाँ कहाँ कितनी बार वो मार खाया है पाकिस्तान। ठीक है। तो यही है कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको गलत जब इतिहास जानकारी मिलेगी तो वो वही जानेंगे, वही पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। खैर, अब इस पर आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। भारत की जो भूमिका है उसको भी बहुत हद तक कम कर दी गई है। तो लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भाई ये कुछ ही दिन के मेहमान और बचे हैं, क्योंकि उधर भी अब इनका जो सपोर्ट करने वाला बंदा था, जो बाइडेन, वो भी चले गए हैं, ट्रंप आ गए हैं, इनको उधर से सपोर्ट मिल नहीं रहा है। इधर भारत भी सख्त रुख अपना रहा है। खैर देखते हैं कब तक ये चलते हैं। मोहम्मद यूनुस जी, अच्छा एक रिक्वेस्ट है, यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते हुए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करके अपना कमेंट भी छोड़ जाना कि क्या सोचते हो आप इस मुद्दे पर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, भारत में ऐसा क्यों किया गया था, और जो मराठा का इतिहास, मराठा साम्राज्य का इतिहास, जो आप अगर मैप में देखोगे तो बहुत विस्तृत था एक टाइम पर, उसको हम लोग को पता ही नहीं है उत्तर भारत में खास करके। तो उस पर आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।